हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका डिस्कशन रहेगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। जेईई मेन 2026 के जनवरी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड इसके पहले आपके कई सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप आपने यहाँ पे उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो एक अच्छा आइडिया लगता है कि किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले पेपर को, इसलिए भी यहाँ पर ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। करते हैं आज का डिस्कशन शुरू। लेकिन यस, आपको पता चल चुका होगा यहाँ पर जो है फाइनली रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। एंड ये जो आपको बड़ा सा नंबर दिखाई दे रहा है, जो लगभग 2000 बच्चों का काउंट है, ये केवल और केवल 99 प्लस परसेंटाइल्स बच्चों का काउंट है। एंड 99 प्लस परसेंटाइल मतलब आप यहाँ पे मान सकते हैं टॉपर्स यहाँ पर जो हैं वो सभी की सभी इसका मतलब जो है मैथोंगो की क्विज़र टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी जो है टेस्टिंग यहाँ पर बेहतर करते हैं। एंड जितना अच्छा एनालिसिस आपको यहाँ पर क्विज़र टेस्ट सीरीज में मिलता है, आई गेस वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है बच्चों को अपनी जो गलतियां हैं सुधारने में। एंड उसके ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करते करते बच्चों ने इतना इंप्रूव कर लिया है कि वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि अप्रैल 10 में ये नंबर और भी बड़ा होगा एंड नए रिकॉर्ड्स यहाँ पे टूटने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन। पहला सवाल जो हम करना चाह रहे हैं, इट इज दिस। एंड रैंडम वेरिएबल, यस रैंडम वेरिएबल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यार इस पे बेस्ड आपके काफी सारे सवाल देखने के लिए मिले हैं। लगभग 9 सवाल हम यहाँ पे आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जिसमें से शायद 3 या 4 सवाल रैंडम वेरिएबल वाले हैं। आप भी काउंट कर लेना। एंड दैट एक्चुअली गिव्स अस अ वेरी गुड आइडिया कि हमें यहाँ पे मीन वेरिएंस है ना, अपना जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको अच्छे तरीके से स्टडी करते डेफिनेटली आना चाहिए, राइट। सो ये वाले क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्टेड है, एक बार देखते हैं सवाल को। रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यूज दिस एंड दैट। प्रोबेबिलिटीज भी उनकी यहाँ पर हमें दी हुई है, लेकिन टेबल नहीं दिया है। तो ऐसा करते हैं कि पहले टेबल बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो एक्स आई का वैल्यू है वो क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है ना। इनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज है वो क्या क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू थोड़ी सी खराब सी यहाँ पर जो है फ्रैक्शंस में दी हुई है। कितनी है यहाँ पे, 2a + 1 अपॉन 330। उसके बाद में अगला वाला कितना है, ये है 8a - 1 अपॉन 30। देन वी ऑल्सो हैव 4a + 1 अपॉन 30 एंड द लास्ट वन इज b। सो आपके पास यहाँ पे ये जो टेबल है रैंडम वेरिएबल का, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास में से म्यू और सिग्मा क्या दिए हुए हैं। म्यू और सिग्मा आपके यहाँ पर जो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है उनके नोटेशंस है। एंड देन देयर इज दिस वन स्मॉल कंडीशन गिवन टू अस कि यार सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आपका 2 के बराबर है, राइट। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये जो अननोन से ए और बी हमें ये फाइंड करके बताने हैं। सो 2 इक्वेशंस अगर मेरे पास में आ जाएंगी तो मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। सिंपल सा आइडिया है। एंड एक इक्वेशन तो ऑब्वियसली कहाँ से मिलेगी, हमें पता होता है यहाँ पे जब भी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो वहां पे आपके पास में जो सिग्मा पी आई बनता है वो हमेशा ही 1 के बराबर वैल्यू जनरेट करेगा, है ना। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करके 1 जरूर आपको मिलना चाहिए। तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो ये तीनों तो काफी अच्छे टर्म्स है, एक साथ यहाँ पे जो है मर्ज हो जाएंगे एक सिंगल डिनोमिनेटर के साथ में। सो 2a + 1 + 8a - 1 एंड देन 4a + 1 अपॉन में कितना लिख सकता हूं मैं, 30। उसके साथ में आ जाएगा आपका b, है ना। ये मिलके 1 बनना जरूरी है। तो यहाँ पे 30 अगर मैं पूरी इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं देन व्हाट डू आई गेट, पूरी इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ये कितने वैल्यूज बन जाएंगे हमारे, 14a बन जाएगा। उसके साथ में आपका ये 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, उसके साथ में एक +1 और आने वाला है। एंड फर्दर इफ आई एम मल्टीप्लाइंग विद 30 तो यहाँ पे 30 भी और राइट हैंड साइड में आपको 30 मिलेगा। ऑलराइट, सो ये 1 अकेला यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, इसको 30 के साथ में भेज देते हैं। सो 14a + 30b ये आपका कितना बन रहा है, 29 के बराबर बेसिकली बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये आपका पहला कंडीशन यहां से रेडी हो गया है। अब दूसरा कंडीशन कहां से रेडी करना है, दूसरा कंडीशन हमें रेडी करना है बेसिकली ये जो हमारे पास में सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का क्वांटिटी है वहां से हमें जनरेट करना है, राइट। सो क्या होता है वैसे यहाँ पे आपका वेरिएंस का फॉर्मूला वो एक बार रियलाइज करके देखो। वेरिएंस का फॉर्मूला आपका जो सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है वो बनता है सिग्मा स्क्वायर = सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर एंड देन माइनस म्यू का स्क्वायर। तो कितना अच्छा अरेंजमेंट है ये। इन्होंने जो डेटा हमें यहाँ पे दिया है कितना बढ़िया डेटा दिया है, क्योंकि मैं भी म्यू स्क्वायर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुश कर देता हूं तो एक्जैक्टली यही चीज की वैल्यू उन्होंने 2 के बराबर हमें देकर रखी है, ठीक है ना। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 बाय टेकिंग म्यू स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और आपका जो सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर है वो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सो पी आई × एक्स आई स्क्वायर, तो पहला वाला टर्म तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा पी आई × एक्स आई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे फिर से आपके इसमें क्या बनने वाला है, 8a - 1 अपॉन 30। फिर पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना लिख देंगे इसको, 16a एंड +4 नीचे आ जाएगा 30 एंड पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 9b। ये एक और इक्वेशन आपकी जनरेट हो गई है। तो पहली इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है, दूसरी इक्वेशन आ गई है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आपका ए और बी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द मेन आइडिया राइट नाउ। एंड व्हाट कैन बी डन,
ऐसा करते हैं कि यहां से ना b को रिप्लेस कर देते हैं a में, अपनी पूरी इक्वेशन यहां पे जनरेट करने की ट्राई करते हैं। अच्छा यहां पर कितना हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मर्ज करता हूं तो ये 24a बन रहा है ना, इन दोनों को मिला के आपके यहां पर +3 आ रहा है, नीचे आपके यहां पे 30 हो जाएगा। सो एक 3 डेफिनेटली कैंसिल करके हम खुश हो सकते हैं। सो इसको हम करेंगे अगले स्टेप में। एंड 9 के साथ में यहाँ पे जो b का रिप्लेसमेंट है वो अगर मैं देखता हूं तो कितना है 29 माइनस 14a, और डिवीजन में कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, राइट। सो ये इक्वेशन है ना। इट इज ऑल अबाउट जस्ट कंप्लीटिंग द कैलकुलेशंस नाउ, क्योंकि कुछ सॉल्व करने लायक बचा नहीं इसके अंदर। एक 3 से कैंसिलेशन यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है तो कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे 10 बन जाएगा। एंड एक 3 से कैंसिलेशन यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे 8 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। सो पूरी इक्वेशन को 10 मल्टीप्लाई करके थोड़ा सेंस हम यहाँ पे बेटर बना सकते हैं, है ना। तो 20 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 20 बन गया है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर मैं देखता हूँ तो ये 8a+1 है, 8a+1 हो गया। और राइट हैंड साइड में फर्दर यहाँ पे अच्छा 3 से कैंसिल किया था तो यहाँ पे आपका 3 एक बचा हुआ है। सो 3 अगर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 87 के बराबर, है ना। 87 के बराबर यहाँ पर आपका क्वांटिटी बन रहा है। एंड देन उसके अंदर मल्टीप्लाई करके आपका -42a बनेगा। सो अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो ये दोनों बेसिकली साथ में मिलके लेफ्ट हैंड साइड में पुश किए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिकली 34a हो जाएगा। एंड कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो ये 20 उस तरफ जाएगा, ये 88 बन रहा है, उसमें से बेसिकली 20 कम होने वाला है। सो ये हो जाएगा आपका 34a एंड उसके साथ में आ रहा है आपका कितना 68। ओके तो क्या है, अच्छा बढ़िया है, यहाँ पे ये कैंसिल करके आपका 2 आ गया। सो a का वैल्यू आपके यहाँ से 2 आ गया है, हमें यहाँ पे b निकालना है। b कहाँ से निकलेगा, b कहाँ से निकलेगा, है ना। कौन सा वाला सबसे इजी इक्वेशन लग रहा है यहाँ पे, चलो कहीं से भी एक जगह से यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो ब्रैकेट में हमने यहाँ पे वैल्यू डाली थी वही पिक कर लेते हैं, b का रिप्लेसमेंट। सो b का रिप्लेसमेंट कितना है हमारे यहाँ पे 29 माइनस, ऊपर से भी निकाल सकते हैं 29 माइनस 14a एंड देन डिविजन बाय 30, है ना। ये आपका b का रिप्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ a। तो a की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे डालते हैं कितना 2, तो ये हो जाएगा 28 सब्ट्रैक्ट करके 1, मतलब 1/30 आपका आंसर आया है फॉर वैल्यू ऑफ b। तो a और b आपके आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, a/b करके फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इट। तो a/b करोगे तो ये 2/1/30 है, मतलब 60 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में एकदम करेक्ट है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू नो द फॉर्मुलेस फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। फॉर्मुलेस अगर आपको यहाँ पर देखो सिग्मा पी आई इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पर हमें मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मीन का यहाँ पर जो है मर्जिंग हो जा रहा था बहुत अच्छे तरीके से। अदरवाइज कभी कभी म्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, विच इज बेसिकली सिग्मा पी आई एक्स आई, ठीक है ना। एंड देन ये जो हमने लिखा हुआ है ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, दिस इज द फॉर्मुला फॉर वेरियंस, ठीक है ना। बेसिक से ही यहाँ पर आइडियाज हैं, लेकिन ये सारी चीजें अभी काफी ज्यादा जो है चर्चा में है ना। रैंडम वेरिएबल एंड एवरीथिंग दैट यू सी इन योर क्वेश्चन, ये इसलिए भी ज़्यादा डिस्कशन में आ रहा है क्योंकि ये जो एआई वगैरह यहाँ पर ट्रेन होते हैं, है ना, उसके अंदर भी हमें प्रोबेबिलिटीज़ का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल वाले डायरेक्शन में जो आपके ट्रेनिंग वगैरह मॉडल्स क्रिएट होते हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए भी यहाँ पर आप देखते हो कि रिसेंटली आईआईटीज़ ने भी शायद इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा स्टार्ट ज़्यादा कर दिया है। दिस इज जस्ट माई टेक, नॉट नेसेसरीली इफ दैट इज द रीजन, बट इनके ऊपर सवाल डेफिनेटली थोड़े से रिसेंट ईयर्स में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए सो आपके यहाँ पे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स 2 numbers first a and then b are selected randomly without replacement आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। if the probability that a minus b is greater than or equal to 10 is m by n, then m plus n का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, मुझे मतलब लगता है कि आपको अच्छा लगेगा वो तरीका, जिस तरह से हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। थॉट कहां से आ रहा है सुनना जरा ध्यान से। फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स 2 numbers a and b आर सिलेक्टेड सच दैट, इनका जो मैं यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूं ना, तो ये बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 आ रहा है। मतलब a आपका बड़ा क्वांटिटी है जिसको आपने पहले सिलेक्ट किया है ना। फर्स्ट आपने a को सिलेक्ट किया, फिर आपने यहाँ पे b को सिलेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे इमेजिन क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 100 नेचुरल नंबर्स को ना रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, राइट। सो मेरे पास में यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, फिर मेरे पास में 99 लिखा हुआ है, फिर मेरे पास में 98 लिखा हुआ है, फिर 97 है ना, 96 है। इस तरह से अगर मेरे पास में सारे नंबर्स अगर लिखे हुए हैं लाइन से, राइट, ऐसा करते करते 1 तक, तो मैं यहाँ पे चलना शुरू कर सकता हूँ ना। मैं यहाँ पे चलना शुरू कर सकता हूँ। चलना शुरू करूंगा तो कुछ नंबर्स मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं तो मैं उनको छोड़ दे रहा हूँ। कुछ नंबर्स मुझे पसंद नहीं है, मैंने उनको छोड़ दिया, फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये नंबर बढ़िया है, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहला नंबर जो यहाँ पे सिलेक्ट किया वो क्या आ गया, वो ए का सिलेक्शन बेसिकली आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर मैं ऐसे ही चलना स्टार्ट किया एंड देन कुछ दूर जाके मैंने नोटिस किया कि अच्छा मुझे ये वाला नंबर भी अच्छा लग रहा है, मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद में कुछ नंबर्स आपके यहाँ पे बचे हुए हैं, है ना। तो ये हम जैसे पीएनसी में इक्वेशन सॉल्विंग यहाँ पे करते हैं ना, उस डायरेक्शन में बेसिकली आप अपने सवाल को लेके जा सकते हो।
राइट। आपको क्या बोलना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आपने कुछ नंबर्स बेसिकली छोड़ दिए हैं, फिर आपने जो 2 नंबर सिलेक्ट किए उनके बीच में यहाँ पे आपने कुछ नंबर्स छोड़ दिए हैं, एंड फिर एंड में भी आपके कुछ नंबर छूटे हुए हैं। अब क्योंकि आपने यहाँ पे 2 नंबर्स तो ऑलरेडी 100 में से सिलेक्ट कर लिए हैं, तो छूटे हुए नंबर्स का अगर मैं टोटल करता हूं तो कितना आएगा, छूटे हुए नंबर्स का जो आपका टोटल है वो 98 के बराबर आना चाहिए। लेकिन जो गिवन कंडीशन है यहाँ पे उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, एक तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल x है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वेरिएबल x आपका डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यार हो सकता है कि आपने सबसे पहला नंबर ही सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ना जरूरी है, आप पहले नंबर को भी जाते से ही सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर मैं y की बात करता हूं तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, z पहले लिख लेते हैं। z के अंदर भी ये कहानी है, हो सकता है कि आपने लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया है तो मतलब एंड में कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो z ऑल्सो कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन y क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ये दोनों नंबर्स जो हैं इनका जो डिफरेंस है वो 10 या उससे बड़ा चाहिए। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे y की वैल्यू को 9 या 9 से बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में डिफरेंस कम से कम 10 चाहिए, मतलब कम से कम 9 वैल्यूज तो बीच में होना चाहिए ना, तभी तो इनका डिफरेंस 10 के बराबर आएगा। तो आप यहाँ पे कहते हो कि y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 लेना जरूरी है मतलब आपको। सो जैसे ही आपके इसमें ये कंडीशन आती है तो हमें क्या पता है, हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, है ना, y की जगह हम यहाँ पे लेटेस्ट से 9 + t रिप्लेस करते हैं। सो आपके ये जो t है ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। t अगर आपके यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 9 ऐड करके y आपका ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इक्वेशन सॉल्विंग वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो बेसिकली बेगर मेथड में अल्टीमेटली कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे 9 + t रिप्लेस करता हूं, सो आई हैव बेसिकली x + 9 + t एंड प्लस z टू बी इक्वल टू 98, है ना। यहां से अगर मैं 9 को उस तरफ भेजता हूं सो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 89। सो x + t + z ये आपको 89 के बराबर सॉल्व करना है। इस इक्वेशन के जितने भी अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे उतने ही यहां पर इस सिनेरियो को अकम्प्लिश करने के तरीके होना चाहिए, ठीक है ना। आए सॉल्यूशन समझ में। और आपके यहाँ पे अब जो है x z और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, राइट। मतलब आप यहाँ पे बेगर मेथड बिना किसी दिक्कत के लगा सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे 89 आपके पास में मैंगोज हैं एंड 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब आपको यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर है, n की वैल्यू कितनी है आपकी 89 के बराबर है, तो n + r - 1 cr - 1, r - 1 कितना है 2 के बराबर है ना। तो कितना हो जाएगा 91। सो यहाँ पे बेगर अगर मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, सो कितना हो जाएगा यहाँ पे 91c2। 91c2 आर द फेवरेबल केसेस जिनकी मदद से आप यहाँ पे 2 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे इनका डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 निकल कर आएगा, ऑलराइट। और अब प्रोबेबिलिटी लिखनी है मुझे यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी लिखते समय हम क्या कह सकते हैं कि यार आपको एक रेशो रिपोर्ट करना है बेसिकली, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली अ रेशो, जिसमें फेवरेबल केसेस हमने यहाँ पे मेहनत करके कैलकुलेट कर लिए हैं 91c2, राइट। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं टोटल केसेस अगर सिलेक्ट करने के बारे में सोचता तो यार पहला नंबर मुझे सिलेक्ट करना है, 100 पॉसिबिलिटीज है, कोई भी उठा सकता था, एंड देन वो तो मैं वापस नहीं ले सकता, उसको तो हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो अगला नंबर उठाने के लिए मेरे पास में यहाँ पे 99 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक उठा सकता था, ठीक है ना। सो डिनोमिनेटर हम काफी इजीली इस तरह से लिख सकते थे, ऑलराइट। सो अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा 91 × 90/2 एंड फिर नीचे आपका अलग से 199 भी है, राइट। कैंसिलेशन देखो आपके यहाँ पर करते आएगा आप लोगों को, कैंसिलेशन में आपका 9 से कैंसिल करके ये 10 बनेगा, 9 से कैंसिल करके 11 बनेगा, एक 0 आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा आपका 91/220। 91/220 बेसिकली आपका इस क्वेश्चन में आंसर बन रहा है। और m + n अगर आप यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 ऐड करके आपका यहाँ पे 300 कंप्लीट हो गया है ना, 310 एंड 311, ठीक है ना। सो m + n का वैल्यू कितना आ जाएगा, m + n का वैल्यू आपका 311 के बराबर आ जाएगा, ऑलराइट। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आना चाहिए आपका 311 के बराबर। इज दैट फाइन, आया समझ में। अब कुछ सॉल्यूशंस आपको ऐसे मिल सकते हैं कि सर मैंने तो ऐसे ही काउंट कर लिया, इतना डीप मैंने यहाँ पे पीएनसी का नॉलेज नहीं इस्तेमाल किया। देखो लेकिन डीप नॉलेज इस्तेमाल किया है, लेकिन सॉल्यूशन वैसे सिंपल हो गया है, राइट। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, मैंने लॉजिक बस यहाँ पे सोच लिया कि यार XYZ को ही तो सिलेक्ट करना है बस अच्छे तरीके से, राइट। दूसरा ये है कि हम एक एक करके काउंट कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसके अंदर क्या उतना मजा नहीं आएगा आपको। ये सॉल्यूशन जो है वाकई एक काफी तगड़ा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, फिर से रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का इस बार क्या है, पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही उन्होंने दे दिया है और वैल्यूज काफी गंदी से दिख रही है ना। कुछ नहीं कर सकते उसका, है ना। क्या दिया इसके अंदर, प्रोबेबिलिटीज
किस किस की है, रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, एंड देन उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, वो वैल्यू बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वैल्यू बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा हमें यहाँ पे देख रखा है। एंड EX, हमेशा ध्यान रखना, EX मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, मीन ही होती है, मीन होती है। जैसे आपसे अगर मैं यहाँ पे पूछता हूं कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, जेईई में आपका स्कोर कितना आएगा, तो आप जो भी यहाँ पे नंबर सोच रहे हो ना अभी कि जेईई में आपका स्कोर कितना आएगा, वो एक्चुअली आपका मीन का ही वैल्यू है ऑफ ऑल द टेस्ट दैट यू हैव गिवन टिल डेट, है ना। आपने यहाँ पे अगर पिछले एक महीने में अगर लेटर से 10 टेस्ट दिए हैं, तो उसमें अगर आपके 150 नंबर आ रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन 150 का ही होगा ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। अगर आपके 180 आ रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन 180 का ही होगा। सो मतलब हम यहाँ पे रियल लाइफ में भी जो एक्सपेक्टेशंस की वैल्यू सोचते हैं, वो एक्सपेक्टेशन एक्चुअली मीन वैल्यूज ही होती हैं, राइट। सो यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन होता है, और जो आपका मीन का कैलकुलेशन है वो क्या है, मीन का कैलकुलेशन सीधे सीधे आपका सिग्मा PIXI से बनता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर लेकिन बस कैलकुलेशन है। सिग्मा PIXI अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू उन्होंने 263/15 देख रखी है, कर लो कैलकुलेशन। सब कुछ तो दिया हुआ है, टेबल भी तो दिया हुआ है ना, PIXI, इसको इसमें, बस गंदा दिखेगा और कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा हम इसको अच्छा बना सकते हैं पहले, कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 15 दिख रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पे 3/15 कर लो, ठीक है ना। ये भी 15, इसको भी 3/15 कर लो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते समय कम से कम 15 तो नीचे आएगा ही आएगा, हमें ये पता है। फिर ऐसे ये जो ऊपर वाले दो वैल्यूज हैं, इनमें यहाँ पे डेरिवेशन में 7 नहीं है, तो ऐसे करते कि 7 मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको लिख लेते हैं। तो ये वाला नंबर क्या लिखा जा सकता है आपका 42K/7, है ना। और वैसे इसको अगर मुझे लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 28K/7, ठीक है ना। ये बेसिकली आपने यहाँ पे जो हल्का फुल्का चेंज किया है, इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ कैलकुलेशन में, अदरवाइज तो देखो कुछ सजेशन है नहीं। मल्टीप्लाई करना है आपको, दिस इंटू दैट अगर करोगे तो क्या होगा, दिस इंटू दैट अगर आप करते हैं तो देखो आपके पास में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 और 15 तो सब में आने वाला है, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे बाहर कर सकते हो, सब में से कॉमन निकालिए ऐसा बोल के, ठीक है ना। तो अब केवल न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचो, तो यहाँ पे आपके इसमें इतना आ जाएगा 56K आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका 30K आ जाएगा, फिर यहाँ आपके पास में 64K आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके इसमें कितना आ जाएगा 12 एंड देन 102K आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, 7 और 15 को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस इतना सोचो। यहाँ पे आपका 36K आ जाएगा, एंड आगे चल के यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 76K आ जाएगा, एंड देन लास्ट में आपके पास में यहाँ पे नहीं, दो हैं वैल्यूज अभी और, ये आ जाएगा आपका 120K, एंड लास्ट आ जाएगा आपका 42K, राइट। बस ये है, ये जो आपके इसमें बेसिकली वैल्यू आई है, ये किसके बराबर है, ये इस क्वांटिटी के बराबर है, तो यहां से आपका K आ जाएगा। सो एक तो कैंसिलेशन ऑब्वियसली हम यहां पे करना चाहेंगे, किसका, 15 का कैंसिलेशन यहां से और यहां से कर देंगे। अब इन सब वैल्यूज को आपको ऐड करना है, इन सब वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हैं तो एक बार ध्यान से देखना, आपको वैल्यू बता देता हूं मैं कितनी आने वाली है। ये वैल्यू आएगी आपकी 526K, है ना। अच्छा डेटा अच्छा है, आगे जाके अगर देखते हो तो डेटा ठीक कैंसिल आउट हो जाता है। तो 526K बेसिकली यहाँ पर बन रहा है, नीचे आपका 7 बनेगा, एंड राइट हैंड साइड में जो आपके इसमें बचा है दैट इज 263, ठीक है ना। 263 का एक्जैक्टली डबल है ये 526, इसीलिए कैंसिलेशन करने के बाद में आपके इसमें K की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। ओके, सो K की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई है, और 7/2 आ गई तो आप यहाँ पे अभी अपना जो X के सारे वैल्यूज है उनको कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। नाउ 7/2 एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो काफी अच्छा आपके यहाँ पे नंबर निकल कर आया है, क्योंकि इससे जो अब आपके यहाँ पे X के वैल्यूज निकल कर आने वाले हैं ना, वो बहुत ही शानदार वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो एक बार फिर से अपना टेबल बना सकते हो, ठीक है ना, X के लिए एंड उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के लिए, ठीक है ना, XI और PI बना लो, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, काफी सारे वैल्यूज आपके इसमें 7/2 अगर यहाँ पे डालते हो तो 28K/7 है ना, इसके अंदर 7/2 डालोगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 14 बनेगा आपका, ठीक है ना। अगला वाला वैल्यू अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो देखो कितना बनेगा, यहाँ पे जब आप 7/2 डालते हो तो ये 15 बनेगा, 7/2 डाल के 16 बनेगा, 7/2 डाल के 17 बनेगा, ये 18 बनेगा, ये 19 बनेगा, ये 20 बनेगा, ये 21 बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, इस तरह से आपके यहाँ पर जो है फर्स्ट ड्रॉप काफी अच्छा एंड सुंदर आपको नजर आ रहा है, राइट। बाकी नीचे वाले वैल्यूज तो पहले से गिवन थे हमें, है ना। नीचे वाले वैल्यूज में यहाँ पे 2/15 है, यहाँ पे 1/15 है, यहाँ पे 2/15 है, फिर से उसके बाद में 3/15 है, यहाँ पे 1/15 है, देन 2/15 है, 3/15 है एंड 1/15 है, ठीक है ना। तो यार टेबल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर करना है कि यार ये आपका जो x लेस देन 20 वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो लेस देन 20 मतलब कहां है, ये सारे के सारे आपके बेसिकली लेस देन 20 की कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन अभी इतने सारे हैं,
जो बेसिकली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं उसको देख लो ना, तो ये 4/15 बेसिकली प्रोबेबिलिटी है कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो 1 माइनस करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है इसको अगर आप आंसर करना चाहते हैं डायरेक्टली विथ लेसर एफर्ट, तो ये आंसर कैसे किया जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 20 अगर आपको निकालना है तो ये 1 माइनस 4/15 होना चाहिए, मतलब ये 11/15 होना चाहिए, ठीक है। 11/15 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। डन है, सिंपल ही तो है, दिखेगा नहीं यहां पर आसान, मतलब दिखेगा यहां पर खराब सा क्योंकि फ्रैक्शन ऐसे दिख रहे हैं, बट वैसे सिंपल ही तो है, केवल सिग्मा पी आई एक्स आई की वैल्यू इक्वेट कर दी, के निकाल लिया और यहाँ पे वापस डाल के आपने जो पूछा है वो बता दिया उसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लेट S be a set of 5 elements and PS denote the power set of S. If E be an event choosing an ordered pair A, B from the set PS cross PS such that A intersection B is a null set. Phi A intersection B आपका एक null set बन रहा है। If the probability of the event is basically this, then आपको P plus Q का वैल्यू निकाल के बताना है। What I like about this question is कि इसका स्ट्रक्चर इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होंगे कि यार यहाँ पे पावर सेट क्या होता है, ठीक है ना। सो पहले वो बता देता हूं, पावर सेट बेसिकली क्या होता है आपका, इट इज अ सब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स आपके पास में बनाए जा सकते हैं किसी भी एक सेट के, उन सबका कलेक्शन एक साथ आपने यहाँ पे किसी एक सेट में डाल दिया है तो आपका पावर सेट कहलाता है, ठीक है ना। तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2⁵, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं, 2⁵ बनते हैं सबसेट्स, ठीक है ना। तो मतलब ये जो सबसेट का कलेक्शन है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, उतने ही आ जाएंगे, 2⁵, 32 के बराबर बेसिकली आपके यहाँ पर ये इसके अंदर एलिमेंट्स होने वाले हैं। बट वो सब देखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन इतना ईजी और इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है कि बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सोचने में समय लगे कि यार प्रोसीड कैसे करना है। इन्होंने क्या बोला है कि देखो आपने, है ना, ऐसे बहुत सारे सबसेट लिखे हुए हैं जो कहाँ है, जो बेसिकली आपके पावर सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम तो ये सोचेंगे कि बहुत सारे सबसेट्स यहाँ पे जो भी पॉसिबल थे सब लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फिर क्या करने के लिए बोल रहा है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है ए और बी, ए और बी हमें यहाँ पे सबसेट्स ये सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है सच दैट कि उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने हमें बोला है कि हमें जो बने हुए सबसेट्स हैं उनमें से 2 को पिक करना है ताकि उनका इंटरसेक्शन नल सेट हो, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो rather than picking from a lot of subsets, can we not basically try to create our own subsets जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? क्योंकि आपने जब पावर सेट बनाया होगा तब भी तो आपने एक एक करके सबसेट बनाए हैं, राइट। तो आप उसी पॉइंट पे बोल सकते थे ना कि हाँ ये जो दोनों पेयर हमने बनाए हैं इनको लेके साथ में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो थिंक योरसेल्फ इन दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सबसेट, तो आपको यहाँ पर आसान फीलिंग आएगी। एंड क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, हमारे पास में यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर, है ना, एस के अंदर हमारे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, लेट से ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे इमेजिन करो कि मेरे सबसेट्स में बनाना मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है ना। सबसेट्स मैंने अगर बनाना स्टार्ट किया है तो यहाँ पर 2 स्पेशल सबसेट्स को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक ये खाली डब्बा है, एक ये खाली डब्बा है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों डब्बे में इस तरीके से फिल करूं कि जब इनका इंटरसेक्शन हो तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आना चाहिए। ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, मैं बोलूंगा कि यार किसी भी एलिमेंट को अगर मैं अभी जाने के लिए बोल रहा हूं कि जाओ सबसेट क्रिएट करो, तो मैं बोलूंगा कि देखो आपके पास में ना 3 ही चॉइसेस हैं, या तो आप इस वाले डब्बे के अंदर जाना, या तो इस वाले डब्बे के अंदर जाना, या कहीं मत जाना, बाहर चले जाओ हमें चलेगा, लेकिन दोनों डब्बे के अंदर नहीं जा सकते। क्योंकि अगर तो आप दोनों डब्बे के अंदर चले गए तो पहला वाला जो सबसेट क्रिएट हो रहा है और दूसरा वाला जो सबसेट क्रिएट हो रहा है उनका इंटरसेक्शन फिर नल सेट नहीं आएगा, उसके अंदर फिर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास में आ जाएंगे। सो फॉर एवरी एलिमेंट टू मीट दिस कंडीशन हम उसको कितने चॉइसेस देंगे, केवल 3 चॉइसेस देंगे। यहां पे जाके बैठो, या फिर यहां जाके बैठो, या फिर बाहर जाके बैठो, समझ रहे हो। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। 3 चॉइसेस हर एक एलिमेंट को मिल रहा है, मतलब 3:5 हो जाएगा। पहला एलिमेंट गया 3 चॉइसेस एंड देन दूसरा एलिमेंट गया 3 चॉइसेस एंड देन तीसरा एलिमेंट गया 3 चॉइसेस। ऐसे सब एलिमेंट्स के पास में आपके पास में 3-3 चॉइसेस रहेंगी, इसलिए 3 into 3 into 3 into 3 into 3 ऐसा 3:5 आपका बनेगा। लेकिन अगर वैसे कोई कंडीशन नहीं होती तो टोटल कितने तरीके से मैं यहां पे ये सबसेट्स क्रिएट कर सकता था। टोटल यहां पे सबसेट क्रिएट करने का तरीका क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि यार या तो आप यहां जा सकते हो, या तो यहां जा सकते हो, या तो दोनों में जा सकते हो, या कहीं पे नहीं जाओगे तो भी चलेगा, समझ रहे हो। तो जब हम यहां पे ओपनली इनको जो है सबसेट्स बनाने की परमिशन देते हैं तो हम यहां पे इनको एक्चुअली 4 पॉसिबिलिटीज अलाउ करते हैं, ठीक है ना।
केवल ए में जाओ, केवल बी में जाओ, या तो दोनों में चले जाओ, क्योंकि ऐसे जब आपने सबसेट्स लिखना स्टार्ट किया है तो बहुत सारे ऐसे सेट्स होंगे ना जिसके अंदर ए आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऐसे सबसेट्स होंगे जिनमें आपको बी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कॉमन एलिमेंट्स वाले भी होंगे। ये तो हमने क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बोला था कि दोनों में एक साथ मत जाना, बट टोटल अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो मुझे ये परमिशन देनी पड़ेगी कि दोनों में भी जा सकते हो, ठीक है ना। मतलब क्या है, 4 चॉइसेस हैं पांचों के पास में, बस यही सॉल्यूशन है इसका, यही सॉल्यूशन है इसका। और इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए होते हैं। सो अगर जिसको चमक गया कि ये क्वेश्चन वही है तो ये काफी इजीली उसको सॉल्व कर सकता है बच्चा, है ना। डायरेक्टली यहां पर आपका आंसर आ गया। फेवरेबल केसेस में 3 चॉइसेस हैं हर एक एलिमेंट के पास में, एंड टोटल केसेस में 4 चॉइसेस हैं हर एक एलिमेंट के पास में, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे कंपेयर करते समय आपको नीचे 2/q लिखा हुआ है। सो आपके यहाँ पर जो प्योर q के वैल्यूज हैं वो बेसिकली 5 एंड 10 निकल कर आएंगे, तो p + q का वैल्यू आपका 15 निकल कर आएगा, ठीक है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, फिर से आ गया रैंडम वेरिएबल। ऑलराइट, इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज गिवन टू अस, एंड आपको ये चीज निकाल के बतानी है, तो ऐसा सवाल ये तो एकदम ही एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। मतलब एकदम ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया, नॉट एनसीईआरटी एज सच, लेकिन एकदम बेसिक तो हो ही गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, के नहीं पता है ना, लेकिन हमें क्या पता होता है कि यार आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब भी होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसके अंदर सारे प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 होना ही चाहिए, ये कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की कंडीशन होती है। तो मैं सबको ऐड करना चाहता हूं, सबको ऐड करूंगा तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कितने स्क्वायर है मेरे पास में, टोटल 10k स्क्वायर है, देखना जरा ध्यान से। फिर k कितने मेरे पास में, 2 3 3 6 8 9 9k है मेरे पास में, और ये मिलके 1 के बराबर होना चाहिए, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज सकते हो, तो ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा, 10k स्क्वायर 9k - 1 = 0। एंड इनफैक्ट इसी तरह की इक्वेशन वाला सवाल आपके पहले भी पीवाईक्यूज में आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 10k कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा, और दोनों जगह से आपका k + 1 बचेगा। सो या तो k की वैल्यू -1 हो सकती है या फिर 1/10 हो सकती है, ठीक है ना। क्या लेना चाहिए, k की वैल्यू नेगेटिव तो लेने से रहे, नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर ये सारे जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये नेगेटिव में आएंगे, नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज अलाउ थोड़ी होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को एंड एक्सेप्ट करेंगे किसको, एक्सेप्ट करेंगे 1/10 को। देयरफॉर k का वैल्यू आपका कितना है, 1/10 के बराबर है। सो इफ k का वैल्यू आपका 1/10 के बराबर है, अब इसको क्या चाहिए कि 3 से बड़ा और 6 के बराबर तक आपको अलाउड है वेरिएशन शो करना। 3 से बड़ा मतलब 4 से स्टार्ट कर दें एंड 6 तक आप जा सकते हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस इंटरवल में कहीं ना कहीं आपका रैंडम वेरिएबल का वैल्यू रहेगा, तो यही है प्रोबेबिलिटीज। इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लो। अगर मैं यहाँ पे इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूंगा, राइट, जो कि मेरा आंसर है, तो वो दिखाई कैसे देगा, k स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर, एंड उसके साथ में यहाँ पे 2k एंड देन k मतलब यहाँ पे 3k। बढ़िया है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 3 एंड k स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/100 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/10। सो ये आप अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 33/100, 33/100 मतलब ये हो जाएगा आपका 0.33। ओके, 0.33 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ए के रिजल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंटली इस्तेमाल हुआ है, विच इज दिस, सिग्मा पी आई = 1। पता सबको है, अप्लाई करना है बस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स ए एंड बी आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 से लेके 50, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट ए बी इज डिविजिबल बाय 3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 नंबर्स को मैंने उठाया और उनका प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल हो गया, तो दोनों में से कोई एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगेन यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशंस आपके लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर आप 3 के मल्टीपल्स के बारे में सोचोगे तो, रादर देन थिंक कि कब आपको यहाँ पे सिचुएशन मीट होते हुए नहीं मिलेगी। तो जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट सिचुएशन है उसको सोचना ज्यादा आसान है कि यार मैंने 2 नंबर्स लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये 3 का मल्टीपल नहीं निकला, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये सोचना ज्यादा आसान है, राइट। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पहली बात तो मेरे पास में 50 नंबर्स हैं, कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जो 3 से मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल है n3, कितने ऐसे नंबर से जो 3 के मल्टीपल अगर मैं देखना चाहता हूं तो सिंपल हमारे यहाँ GIF वाला आइडिया होता है, शॉर्टकट। क्या करेंगे, जो आपका नंबर है 50 उसको डिवाइड कर लो 3 से, एंड 3 से डिवाइड करके अगर आप GIF लेते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है 16। तो 16 नंबर्स आपके पास में ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। सो ऐसे कितने हैं जो 3 के मल्टीपल नहीं है, 3 के मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर बार लगा दी मैंने नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है बट समझ में आ रही बात हमें, उतना ही बहुत है। तो 50 में से जो आपके यहाँ पे टोटल वैल्यूज है उसमें से 16 हटा देते हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 34 वैल्यूज, ठीक है ना। सो 34 वैल्यूज जो आपके पास में है वो डेंजर वैल्यूज है, गड़बड़ वाली वैल्यूज है, उनमें 3 के कोई भी मल्टीपल्स हम नहीं देख पा रहे हैं।
अब ये जो आपके इसमें 34 वैल्यूज है, अगर आपने इनमें से ही सोचो, अगर इनमें से ही आपने 2 वैल्यूज उठा ली और उनको मल्टीप्लाई किया तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि 3 का मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन नहीं ला रहे हो आप, राइट? सो यहां पे दिक्कत कहां हो रही है? जब मैं 34 में से ही 2 का सिलेक्शन कर ले रहा हूं, जबकि 50 में से कोई सा भी 2 सिलेक्ट करके मैं यहां पे अपना मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकता था। ये दिक्कत वाली प्रोबेबिलिटी है। मैंने 3 का मल्टीपल आने ही नहीं दिया है, इसलिए 1 माइनस करके क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ये कैलकुलेट करो, यहां से आपका आंसर आना चाहिए। सो क्या है इसके अंदर? ये हो जाएगा आपका बेसिकली 34 इंटू 33 अपॉन 2, एंड यहां पे आ जाएगा आपका 50 इंटू 49 अपॉन 2। सो 2 इंटू तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड यहां पे अब आप कैंसिलेशन किस किस चीज का कर पा रहे हैं एक बार ध्यान से देख लेना। क्या ही कैंसिल कर पा रहे हो आप? बहुत मेजर तो कुछ कैंसिल नहीं कर पा रहे हो, यहां से बस एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 कैंसिल करने के बाद में आप यहां पे इसको फिर सिंप्लीफाई ही कर लेना, ठीक है ना? यहां पे 25 आएगा, यहां पे कैंसिल करके आपका 17 आएगा, एंड बाकी सारी चीजें तो आपको देखो यहां पे संभालनी ही पड़ेंगी। सो इट इज जस्ट अबाउट कैलकुलेशन। अब आप यहां पे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये वाला आंसर आपका मीट होगा, वो अलग बात है ना? कैलकुलेशन में आपको थोड़े 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दे देना। तो यहां पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या है? 664 अपॉन 1225 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनना चाहिए, ठीक है ना? कर लोगे ना मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम लेके कैंसिलेशन, है ना, सब्ट्रैक्शन, इतना तो कर ही लोगे, ठीक? सो आपके यहां पर जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट निकल कर आना चाहिए, विच इज 664 अपॉन 1225। बढ़ सकते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस: अ बैग कंटेन्स 9 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, एंड व्हाइल B contains 6 white and 4 black balls. One ball is randomly picked from bag B and mixed with the ball in bag A. बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम ही रेगुलर सवाल है हमारा। बी बैग क्या है पहले एनालाइज करते हैं। बी बैग जो है उसके अंदर 6 व्हाइट एंड देन 4 ब्लैक बॉल्स थी, ठीक है ना? क्या किया आपने? इसमें से एक बॉल उठा के व्हाइट वाले बॉक्स में डाल दिया। अब व्हाइट वाले बॉक्स में अगर आप डाल रहे हो, है ना, तो 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। आपने व्हाइट उठा के डाला तो व्हाइट के वजह से अब जो बॉक्स ए है या बैग ए है उसके अंदर नंबर ऑफ व्हाइट्स ज्यादा हो जाएंगे ना, 10 व्हाइट हो जाएंगे और 8 आपके ब्लैक बचेंगे। ये कब है? जब आपने व्हाइट उठा के डाला है। लेकिन अगर आपने ब्लैक उठा के डाला है तो आपने अगर ब्लैक उठा के डाला है तो यहां पे ब्लैक पहले 8 थे, अब 9 हो जाएंगे। सो यहां पे 9 व्हाइट पहले से थे और अब 9 ब्लैक भी हो गए हैं। सो यहां पर ये बैग ए के ही 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये बैग ए ही है जिसको हमने अभी A1 बना दिया है बाय टेकिंग एक्स्ट्रा व्हाइट, और ये भी बैग ए ही है, इसको हमने A2 नाम दे दिया है बाय टेकिंग ब्लैक, ठीक है ना? इस तरह से हमने 2 रास्ते यहां पर जनरेट कर लिए हैं, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज यहां पे हैं जिसकी वजह से हम यहां पे कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना? देन अ बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम बैग ए इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इज P/Q। तो आपको यहां पर आगे सॉल्व करके बताना है। तो व्हाइट यहां से निकालने के हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है तो फिर व्हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट कैसे निकलेगा आपका? यहाँ पे 10/18 की मदद से निकलेगा। और अगर यहां से आप देखते हैं तो यहां से भी व्हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से व्हाइट निकलेगा आपका बेसिकली 9/18 की मदद से, राइट? तो आपको इन जनरल बस व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है। मतलब ये क्वेश्चन किसका है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ये सवाल है। किसका है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बढ़िया है, अप्लाई करते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है कि या तो आप ऊपर वाले रास्ते से आके व्हाइट तक पहुंच जाओ। अच्छा, यहाँ पे व्हाइट बॉल निकालने के चांसेस कितने हैं आपके? 6/10 के बराबर है। एंड यहाँ पे ब्लैक निकालने के चांसेस कितने हैं आपके? 4/10 के बराबर है, ठीक है ना? तो चलो हम यहाँ पे पहले रास्ते पे चलते हैं एंड जो भी हर्डल्स है उनको क्रॉस करके व्हाइट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6/10 से मैंने यहाँ पे पहला रास्ता स्टार्ट किया एंड देन 10/18 से मैंने यहाँ पे व्हाइट को एक्सट्रैक्ट किया सक्सेसफुली। या फिर क्या कर सकता हूं, मैंने यहाँ पे 4/10 से अपना रास्ता सेकेंड वाला स्टार्ट किया एंड देन सक्सेसफुली 9/18 प्रोबेबिलिटी से मैंने व्हाइट जनरेट किया। बस यही है जो आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका 1/3 बनेगा, है ना? यहाँ पे आपका 9 से 2 बनेगा, ये फर्दर कैंसिल करके आपको क्या मिलेगा? अच्छा 9 से 2 मिलेगा एंड देन 1/5 मिलेगा यहाँ से आपको, है ना, कैंसिलेशन के बाद में। एंड यहाँ से फर्दर कितना हो जाएगा? ये आपका 8/15 हो जाएगा। यही एक्सपेक्टेशन था इस क्वेश्चन में, और कुछ था ही नहीं। 8/15 है क्या कहीं पूछा गया? अच्छा P+Q पूछा है, राइट? सो ये ऊपर वाला आपका यहाँ पे P वैल्यू है, नीचे वाला आपका Q वैल्यू है। देन यू हैव टू रिपोर्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P+Q। तो हो जाएगा कितना? 5 और 3 8, 23 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर बन रहा है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है?
ऑल गुड। चलिए और एक सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, अ बैग कंटेन्स 10 balls आउट ऑफ विच k आर रेड एंड देन 10 minus k आर ब्लैक। मतलब टोटल 10 balls जो है उनको इस तरह से बेसिकली रेड और ब्लैक में कहीं ना कहीं हमने स्प्लिट किया, लेकिन हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली स्प्लिटिंग है कैसा। इफ 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, एक निकाला, उसको अंदर नहीं डाला, वापस दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, एंड आपने जब ये 3 अलग अलग बॉल्स निकाले हैं, सारे के सारे यहां पे ब्लैक कलर के बॉल्स आपके निकले हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स। सो होने के लिए तो यहां पर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है ना, उसको पहले यहां पे सोचना जरूरी है। तो हो सकता है यार यहां पे इतनी सारी ब्लैक बॉल्स निकली हैं, हो सकता है सारी की सारी 10 की 10 ब्लैक हो, 10 की 10 ब्लैक हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, अच्छा 10 की 10 आपकी अगर यहां पे ब्लैक है तो मतलब रेड आपके इसमें है ही नहीं। सो 10 ब्लैक एंड 0 रेड, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है आपका, डिनाई नहीं कर सकते इस कॉम्बिनेशन को। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है ना, के का वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हम बोले कि नहीं यार यहाँ पे 9 ब्लैक ही थे और 1 रेड है। दिस इज एक्जैक्टली जो सिनेरियो हमें प्रोबेबिलिटी में निकाल के बताना है। यह हो सकता है कि हमने बोला कि नहीं 8 ब्लैक ही थे और 2 रेड थे उसके अंदर। अब ये कहानी देखो कहीं खत्म नहीं हो रही है ना, ये कहानी ऐसे चलती आएगी चलती आएगी चलती आएगी, कहां तक चलेगी ये कहानी? ये कहानी चलनी चाहिए वैसे तो 0 ब्लैक एंड 10 रेड तक। अगर आप सारे के सारे केसेस लिखना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आगे जाके क्या हुआ है, तो आपको पता है कि कौन कौन से केसेस बिल्कुल भी यहां पे अपनी कैलकुलेशन में मैटर नहीं करेंगे, तो आप यहां पे रुक कहां जाओगे? 3 ब्लैक एंड 7 रेड पे आप रुक जाओगे। क्योंकि अगर इसके नीचे मैं जाऊंगा तो मेरे पास में 2 ब्लैक और 8 रेड है, तो फिर उस सिचुएशन में उस बैग में से कभी भी 3 बॉल तो ब्लैक निकलनी नहीं चाहिए थी ना, लेकिन अब 3 बॉल ब्लैक निकली हैं, तो मतलब 3 बॉल ब्लैक, कम से कम इतना तो होना चाहिए हमारे पास में ब्लैक बॉल्स का कलेक्शन इनसाइड द बैग। सो ये कितने हो गए हैं? अगर आप यहाँ पे केसेस देखते हैं तो 0 से लेकर 7 तक, मतलब टोटल 8 केसेस आपके पास में बने हैं, और होने के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यार हर एक चीज इक्वली लाइकली है, हर एक चीज इक्वली लाइकली होने की वजह से हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई जाएगी? हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी 1/8 के बराबर बताई जाएगी। इज दैट फाइन? ये भी 1/8 प्रोबेबिलिटी से लिखा जा सकता है, ये भी 1/8 प्रोबेबिलिटी से बेसिकली क्रिएट किया जा सकता है, इसकी भी 1/8, सबकी यहां पर जितनी भी है सबकी 1/8 प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, ऐसा हम यहां पे मार्क कर सकते हैं, राइट। आगे चल के क्या हुआ है, हमने यहां पे 3 अलग अलग ड्रॉज किए हैं और हमें 3 अलग अलग बार, हर बार क्या मिला है? ब्लैक ही मिला है। अब इस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी हमें यहां पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या हुआ है कि यहां पर हमें 3 बार ब्लैक मिला है, यहां पर भी 3 बार ब्लैक मिल सकता है, यहां पर भी 3 बार ब्लैक मिल सकता है, यहां पर भी 3 बार आपको ब्लैक मिल सकता है, ठीक है ना। तो हालांकि यहां पर इन्होंने बोला है कि हम एक एक करके काम कर रहे हैं, हम एक एक करके काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप अगर डायरेक्टली भी एक साथ ये सिलेक्ट कर लोगे ना तो प्रोबेबिलिटी के केस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं न्यूमरेटर में वही हम करने वाले हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे चाहे आप एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेशन करो या एक साथ आप यहाँ पे 3 बॉल्स निकाल लो, आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर चेंज नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि वैसा लिखना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, इसलिए मैं उस तरह से लिखना चाह रहा हूं कि यार मैंने क्या किया ना, मैंने तो यार इन 10 में से 3 बॉल पिक करी, 10 में से कोई सी भी 3 पिक कर ली, एंड देन इन 10 में से कोई सी भी 3 पिक कर सकता था, ओके। अच्छा इसको छोड़ते हैं, पहले इसके नीचे वाले को देखते हैं, फिर आप ये वाला अपने आप ही समझ जाओगे कि क्या लिखा है। यहां पे बेसिकली 3 बार क्या निकालना है मुझे? 3 ब्लैक निकालनी है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि इन 9 में से ही मैंने तीनों का सिलेक्शन कर लिया, जबकि 10 में से कोई से भी 3 में सिलेक्ट कर सकता था। आने के लिए रेड भी आ सकती थी लेकिन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने फेवरेबल केसेस क्या माने हैं कि मैंने इन 9 में से ही सिलेक्ट कर लिया है। वैसे ही यहां पर क्या लिखेंगे कि इन 8 में से ही मैंने यहां पे 3 का सिलेक्शन कर लिया है, जबकि 10 में से मैं कोई से भी 3 का सिलेक्शन कर सकता था। एंड सिंस लास्ट वाले में आपके इसमें केवल 3 ही ब्लैक है, तो यहां पे 3 में से 3 का सिलेक्शन कर लिया, जबकि आप यहां पे 10 में से कोई से भी 3 का सिलेक्शन कर सकते थे। तो अगर आप यहां पे जो एनसीआर के टर्म्स है, अगर आप इनको ओपन करके अपना जो नीचे का ये 3 फैक्टोरियल आने वाला है उसको अगर आप ऊपर नीचे से कैंसिल कर दोगे, तो वो जो आपका टर्म क्रिएट होगा ना आफ्टर कैंसिलिंग 3 फैक्टोरियल, वो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी एग्जैक्टली द कॉम्बिनेशन जो आप 1 by 1 पिक करोगे तो आपको क्रिएट होते हुए नजर आएगा। लेकिन 1 by 1 पिक करने में और ये लिखने में क्योंकि डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत नहीं है, तो हम यहां पे डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो नाउ हम क्या करना चाहेंगे, हम यहां पे अपना जो बेस थ्योरम है उसका यहां पर आइडिया इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो सेकंड वाला रास्ता है ये उस रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि हमने यहां पे जो 3 ब्लैक का ड्रॉ देखा
वो पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हम सेकंड रास्ते के थ्रू अपनी डिस्कशन कर रहे थे, इसके चांसेस क्या है, राइट। तो हमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, फेवरेबल रास्ता अपॉन टोटल रास्ता। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फेवरेबल रास्ता अपॉन टोटल रास्ता। फेवरेबल रास्ता कैसे कवर किया गया है, 1/8 से फेवरेबल रास्ता आपने सिलेक्ट किया है, एंड देन इस रास्ते पे इस प्रोबेबिलिटी से 9c3 अपॉन 10c3 प्रोबेबिलिटी से आपने 3 बार ब्लैक बॉल्स ड्रॉ करी है। तो फेवरेबल रास्ते से इस सिचुएशन तक आने का ये चांसेस है। डिनोमिनेटर में क्या आता है कि आप इस फेवरेबल सिचुएशन तक कितने अलग अलग तरीके से पहुंच सकते थे, तो 8 तरीके से पहुंच सकते थे। तो एक एक करके सारे ही 8 वेज यहां पे हम नीचे लिखेंगे। सो पहला रास्ता पिक करेंगे 1/8 से, उसके बाद में वहां से 3 ब्लैक लाने के चांसेस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर दूसरा रास्ता पिक करेंगे 1/8 से, फिर यहां से 3 बॉल पिक करने के चांसेस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगला वाला रास्ता पिक करेंगे अगेन 1/8 से, फिर यहां से 8c3 अपॉन 10c3, ये प्रोबेबिलिटी है कि हम 3 ब्लैक सिलेक्ट करें। एंड ऐसा करते 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 कहां तक जाना है आपको, यहां तक जाना है जहां पे आपने 1/8 से पिक किया है ये वाला लास्ट वाला रास्ता, एंड देन 3c3 अपॉन 10c3 से आपने 3 बॉल्स का सिलेक्शन किया है जो सबकी सब ब्लैक निकली है। ठीक है ना, ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना होता है, आपका जो बेस थ्योरम का सवाल होता है उसमें दिस इज ओनली व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक, तो बताओ यहां पे क्या क्या कैंसिलेशन हम यहां पे करके खुश होंगे। एक तो आपका ये 1/8 1/8 1/8 सब जगह से कॉमन निकलेगा और ऊपर वाले के साथ में कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके साथ ही साथ आपका यहां पे जो 10c3 है वो भी 10c3 इन सभी 10c3 को कैंसिल कर देगा, राइट। सो न्यूमरेटर में तो आपके इसमें 9c3 है, वो तो ठीक है। डिनोमिनेटर में जो आपके इसमें यहां पे क्वांटिटी है उसके अंदर आप यहां पे नोटिस करो कि क्या बन रहा है, आपके उसमें एक बाइनोमियल सीरीज रेडी हो गई है जिसको आपको सॉल्व करना है। बाइनोमियल सीरीज जो आपके उसमें रेडी हुई है वो कौन सी है, 10c3 9c3 8c3, ऐसे करते करते 3c3 तक आपको ऐड करना है। ये सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हल्का फुल्का बाइनोमियल का यहां पर लॉजिक इस्तेमाल होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल वाला आपका वेरिएबल अपर इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगने वाला है ना, वो याद है, चेन रिएक्शन हो जाती है, सबके सब मर्ज हो जाता है एक सिंगल इसमें, ठीक है ना, वो वाला यहां पर फंडा आपका लगने वाला है। सो हमारे यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसके अंदर 9c3 तो ऊपर आएगा। अभी इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर रहा, मैं ज्यादा फोकस्ड हूं अपने डिनोमिनेटर के कैलकुलेशन पे, और मैं लिखते समय क्या करना चाहता हूं, लिखते समय यहाँ पर मैं रिवर्स से अपने वैल्यूज को बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मतलब मैं सबसे पहले 3c3 लिखूंगा, फिर 4c3 लिखूंगा, फिर 5c3 लिखूंगा, फिर 6c3 लिखूंगा, ऐसे लिखते लिखते अब मैं 10c3 तक पहुंचूंगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे इनको मर्ज करना है तो हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कौन सी वाली है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है आपकी NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N+1 CR प्लस 1। ये बेसिकली रिजल्ट है जो हम यूज करने वाला है, NCR और NCR प्लस 1, है ना। ऐसे दो टर्म जब पास पास होते हैं तो क्या होता है, अपर इंडेक्स आपका इंक्रीज हो जाता है 1 से, और लोअर इंडेक्स जो भी बड़ा वाला होता है उसको हमें यूज करना होता है। लोअर इंडेक्स जो भी बड़ा वाला होता है उसको यूज करना होता है, ठीक है। यहां तक कहानी सही है। सो मैं क्या कह रहा हूं कि एक चीज बस यहां पे आपको चेंज करनी चाहिए, ये जो 3c3 है इसको कट करके 4c3 लिख लो, 4c4 लिख लो। क्या लिख लो, 4c4, क्योंकि दोनों की ही मैथमेटिकल वैल्यू 1 के बराबर है। 3c3 भी 1 के बराबर होता है, 4c4 भी 1 के बराबर होता है। सो इसके अंदर और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपने ये चेंज किया, अब यहां पर आपकी जो चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों नंबर जब आपके मिलते हैं तो NCR और NCR प्लस 1 का कॉम्बो यहां पे आपको दिखता है, तो ये मर्ज होकर क्या हो जाएंगे, 5c4 बन जाएगा। ये अपर इंडेक्स एक से इंक्रीज करना होता है और लोअर इंडेक्स बड़ा वाला यूज करना होता है। फिर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, अपर इंडेक्स एक से इंक्रीज हो जाएगा एंड लोअर इंडेक्स बड़ा वाला इस्तेमाल करना है, मतलब 4 बनेगा। फिर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। जब ये दोनों मर्ज होंगे तो क्या बनेगा, अपर इंडेक्स एक से इंक्रीज हो जाएगा और लोअर इंडेक्स बड़ा वाला इस्तेमाल करना है, राइट। सो जो भी टर्म आप यहां पे मर्ज कर रहे हो उसके साथ क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि यार अपर इंडेक्स भी यहां पर जो है मेरा वाला नहीं है, मेरे से बड़ा वाला है, और लोअर इंडेक्स भी क्या है, मेरे से एक बड़ा वाला है। तो जैसे जैसे हर कोई मर्ज होते जा रहा है वो क्या क्रिएट कर रहा है, अपर और लोअर में दोनों जगह से एक एक वैल्यू बड़ी क्रिएट कर रहा है मर्ज करने के बाद। किसके साथ, जो भी यहां पे क्रिएट हुआ है फाइनल रिजल्ट उसके साथ में मर्ज होने के बाद। तो जब ये भाई साहब मर्ज होंगे तो इनको भी यही फील होना चाहिए कि फाइनली क्या हुआ है, करते 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 11c4 बेसिकली आपके यहां पे बन जाना चाहिए, है ना। पैटर्न को नोटिस करो और देखो कि भाई इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि यार मेरा तो अपर इंडेक्स भी बड़ा हो गया और यहाँ पे लोअर इंडेक्स भी बड़ा हो गया। जैसे यहाँ पे 63 को लग रहा है, 63 को लग रहा है कि यार ये 6 की जगह 7 करवा रहा है और ये 3 की जगह 4 करवा रहा है, ठीक है ना, ऐसी वाली बात है।
सो आप यहाँ पे अब क्या जानते हैं, आप यहाँ पे इसका मतलब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जानते हैं, 9c3 ऊपर एंड 11c4 नीचे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आपका आंसर आएगा। सो 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे आ जाएगा आपका 3 इंटू 2, 11c4 हो जाएगा आपका 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। अब कैंसिलेशन का ही बस यहाँ पे गेम है, कैंसिलेशन कराओ एंड खुश हो जाओ। 9 और 8 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, 3 and 2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, राइट। उसके अलावा आपका ये जो 2 है ना, वो यहाँ से कैंसिल करके 5 बनेगा। सो 14 अपॉन 55 इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड आउट। 14 अपॉन 55 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बन रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज दिस, फ्रॉम ए लॉट containing 10 defective and 90 non-defective bulbs, 8 bulbs are selected one by one with replacement। अब जैसे ही इन्होंने यहां पे बोल दिया with replacement, मतलब आप हर बार जब भी अपना सिलेक्शन कर रहे हो, आपके पास में जो उस बॉक्स के अंदर बल्ब्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब डिफेक्टिव सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो आप एक ही काम 8 बार कर रहे हो और आपके सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हर एक टाइम, हर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज नहीं हो रही। ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि आपको इस पर्टिकुलर केस में कौन सा थ्योरी इस्तेमाल करना है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का थ्योरी यहां पर आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो ऑफ बर्नौली ट्रायल। ठीक है ना, क्या हो रहा है यहां पे, हमारे पास में जो एक बॉक्स है उसके अंदर, हमारे पास जो एक बॉक्स है उसके अंदर हमारे पास में बस 10 ही डिफेक्टिव हैं एंड 90 नॉन डिफेक्टिव हैं, राइट। 8 बल्ब में यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब मैं एक ही चीज 8 बार करने वाला हूं कि यार बल्ब निकाला, देखा कैसा है, देख के वापस डाल दिया, फिर से एक बल्ब निकाला, देखा, वापस डाल दिया। ठीक है ना, तो मैं यही एक काम जो कर रहा हूं ये 8 बार कर रहा हूं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 डिफेक्टिव बल्ब्स, हम फोकस किस पे कर रहे हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स आए उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर फोकस करते हैं उसको यहां पे सक्सेस बोलना ज्यादा इजी पड़ता है। मतलब हम यहां पे ये एज अ गेम खेल रहे थे कि यार चलो कितने लोगों को सक्सेस मिलेगी, यहां पे डिफेक्टिव जो है बल्ब अलग करना है हमें यहां पे। ठीक है ना, सो डिफेक्टिव अलग करना इज अ सक्सेस वाला टास्क। ठीक है ना, सो आप यहां पे कहते हैं कि अच्छा सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, मतलब डिफेक्टिव आपका सिलेक्शन में आना चाहिए। उसके चांसेस क्या है, ऑब्वियसली 10/100 आएगा, मतलब 1/10। लेकिन आप अगर नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए वेस्ट ऑफ मेहनत है। यार मैं 100 बल्ब में से जो 10 डिफेक्टिव बल्ब है उनको अलग करना चाहता हूं और मैंने जो अभी यहां पे चेक किया वो तो नॉन डिफेक्टिव निकला, अरे यार ये तो वैसे भी अंदर ही रहना चाहिए था, इसको वापस अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, मतलब ये थोड़ी फेलियर वाली फीलिंग आ रही है ना, नॉन डिफेक्टिव को सिलेक्ट करना इज अ फेलियर वाला सिनेरियो इन दिस केस, जो बेसिकली 9/10 के साथ में हम यहां पे इमेजिन कर सकते हैं, राइट। सो 8 बार में यहां पे ये काम कर रहा हूं। सक्सेस और फेलियर का जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी बार, किसी भी चांस में आपका चेंज नहीं होने वाला। बोल क्या रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 डिफेक्टिव बल्ब्स इज व्हाट, 8 बार ये एक्टिविटी करने में कम से कम 7 डिफेक्टिव बल्ब्स तो आपको मिल जाने चाहिए, राइट। गेम खतरनाक चल रहा है आपका। ठीक है ना, मतलब हम क्या बोलेंगे कि आपके यहां पे जो आर का वैल्यू है ना, यहां पर क्या आता है डिस्कशन में, आर क्या होता है कि सक्सेस आपकी चाहिए कितने बार, आपको सक्सेस एग्जैक्टली कितनी बार चाहिए। तो हम यहां पे सक्सेस इसका मतलब एटलीस्ट 7 बार चाहिए, मतलब 7 या फिर 8 दोनों हमें चल जाएंगे। 8 के 8 बार सक्सेस मिल गई, 8 के 8 हमारे डिफेक्टिव बल्ब हमने पता कर लिए, वो भी हमें चलेगा, राइट। तो इसके अंदर फॉर्मुला ऑब्वियसली आपका बाइनोमियल वाला ही है, एनसीआर पी की पावर आर एंड क्यू की पावर n - r। ठीक है ना, सो हमें यहां पे क्या चाहिए, 8 में से 7 बार सक्सेस चाहिए, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें 7 बार चाहिए एंड फेलियर हमें यहां पे इसका मतलब 1 बार चाहिए। या फिर 8 के 8 बार हमें यहां पे सक्सेस चाहिए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो यहां पे पावर में 8 आएगा एंड q की पावर में आपका 0 आएगा। p और q के वैल्यूज यहां पे डाल देते हैं। ठीक है ना, तो आएगा आपका 8c7, उसके साथ में आएगा 1/10 की पावर 7 एंड यहां पे आएगा 9/10 की पावर में 1, उसके साथ में यहां पे आ जाएगा 8c8 एंड यहां पे आ रहा है आपका 1/10 की पावर में 8 और आगे कुछ आएगा ही नहीं। सो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो देखो 10 की पावर 8 तो मैं थ्रू आउट कॉमन निकाल सकता हूं, 10 की पावर 8 कॉमन निकाल सकता हूं। यहां से ये बचेगा 8 के बराबर, ये आ रहा है 9 के बराबर एंड यहां पे अगर मैंने सब कुछ कॉमन निकाल लिया है, 8c8 तो 1 होता है, 10 की पावर 8 कॉमन निकाल लिया तो ये आपका 1 बचेगा। सो ये जो ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, 73। तो ओवरऑल आंसर आपके यहां पर क्या बन रहा है, इसका मतलब ओवरऑल आंसर आपके यहां पर आ रहा है 73/10⁸। ये है आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर 73/10⁸, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपके यहां पे करेक्ट होना चाहिए।
ठीक है ना। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के ऊपर थोड़े पिछले कुछ सालों में सवाल कम आए थे, लेकिन इस बार देखने के लिए मिला है, राइट। बाकी रैंडम वेरिएबल के ऊपर मेरे ख्याल से आपने रियलाइज किया होगा कि काफी ज्यादा सवाल आपके देखने के लिए मिले हैं। एंड विद दैट वी हैव डन ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे मिले थे, कोई भी सवाल हमने छोड़ा नहीं है। तो आई गेस अगर आपको देख के सारे सवाल समझ में आए हैं देन यू आर ऑलमोस्ट, है ना, रेडी कि यार आपको पता है, कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि यार किस टाइप के सवाल आए थे, किस टाइप के सवाल आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना, तो आप भी अब यहाँ पे सामने वालों को जवाब दे सकते हो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं। बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, और थोड़े पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे एक दो बीच में देखने के लिए मिल गए थे। ऑलराइट, चलिए, सो इसी के साथ में हमारे यहाँ पे ये वाला सेशन होता है खत्म। मिलेंगे यहाँ पे अगले टॉपिक के अंदर। एंड आपका पेपर काफ़ी नज़दीक आ रहा होगा, तो मेक श्योर कि कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशली आप ये ना सोचें कि आपके मॉक टेस्ट में अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे कोशिश ये करो कि आप यहाँ पे अगर लेटर से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आप कोशिश करो कि मैं 10 कर सकता था या नहीं कर सकता था, और अगर अगली बार मुझे 10 करने हैं मॉक टेस्ट में सॉल्व, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अगर आप 10 कर पा रहे हो तो यही काम 15 के लिए करो, 15 कर पा रहे हो तो 20 के लिए करो। तो छोटे छोटे यहाँ पर जो है माइलस्टोन्स बनाओ। ऐसा मत करना कि यार आप अभी 5 क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में कर पा रहे हो और सोच रहे हो एकदम से कि मॉक टेस्ट में मैं यहाँ पे अब 20 क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उसमें क्या है, आप यहाँ पे जो एकदम जो अर्जेंट मिस्टेक्स है जिनको दूर करना जरूरी है, उनके ऊपर फोकस हटा के आप ओवरऑल पिक्चर स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। बेटर ये होता है कि यार अर्जेंट जो इजी चीजें हैं, है ना, जिनको रेक्टिफाई करके आपके नंबर बढ़ सकते हैं, उनको पहले यहाँ पे फोकस में लेकर सही करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए छोटे छोटे बेंचमार्क्स यहाँ पर सेट करो खुद के लिए, एंड देन हर टेस्ट जो आप यहाँ पे दे रहे हो उसमें आप कोशिश करो कि वो बेंचमार्क मीट हो जाए, ठीक है। चलिए, एंड कॉन्फिडेंस बना के रखो, हम सब आपके साथ में हैं, एंड इस तरह से आपको यहाँ पर जो है सपोर्ट करते रहेंगे थ्रू एकेडमिक सेशंस। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।